वहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद अपने साथ होने वाली माली और जिनसी ज़्यादती को मंजर आम पे लाना है। मेरे साथ ज़्यादती करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि बाबर आज़म है, जो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको बताती चलूँ कि बाबर आज़म से मेरा ताल्लुक़ आज कल से नहीं है। मेरे ताल्लुकात उससे उस वक्त से हैं जब वो क्रिकेट की दुनिया में उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था और वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। आप तमाम सहाफ़ी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप हर हाल में मुझे इंसाफ दिलाएंगे ताकि आइंदा कौम की किसी बेटी के साथ इस तरह की ज़्यादती ना हो जो मेरे साथ हुई है। मेरी रुदात कुछ इस तरह है कि बाबर आज़म और हम एक ही महल्ले में बड़े हुए हैं, इकट्ठे रहते थे और वो मेरा स्कूल फेलो था। स्कूल की वजह से और एक जगह पे रहने की वजह से हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सन 2010 में ही प्रपोज टू मी और मैंने उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और वो प्रपोज़ल उसने मुझे मेरे घर आके ही दिया था। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग और उसकी मेरे साथ बहुत अच्छी रही। हम लोगों को शादी करने का हमारा प्लान था। हम लोगों ने शादी करने का प्लान कर चुके हुए थे। बाबर ने और मैंने, हम दोनों ने अपनी फैमिलीज़ को बताया। बाबर और मेरी फैमिलीज़, हम दोनों की फैमिलीज़ ने हमें साफ इनकार कर दिया। फिर बाबर ने और मैंने कोर्ट मैरिज का फ़ैसला कर लिया। 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगाकर, बाबर मुझे खुद अपने घर से भगाकर कोर्ट मैरिज के कहकर मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकान पे रखता रहा। जब मैं उन मकानों में रहती थी, पहले मैं आपको बता दूं, एक मकान जहाँ पे मैं रहाइश पजीर थी वो गुलबर्ग में माडा कॉलोनी में था, गली नंबर 2 में, और दूसरा जो मकान मैं किराए पे रहती रही हूँ वो पंजाब सोसाइटी H ब्लॉक डिफेंस में था। वहाँ पे हम रहते रहे हैं। मैंने बाबर को कई मरतबा उस दौरान इसरार किया कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन बाबर ने मुझे यही कहा हमेशा कि अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, थोड़ा वक्त गुजर जाए फिर हम निकाह कर लेंगे। हालात थे इस तरह के कि हम लोगों के कोई खाने पीने का कोई इस तरह नहीं था। मैं नौकरी करना शुरू होगी। बाबर ने मुझे बताया था कि वो क्रिकेट खेलना चाहता है और उसको क्रिकेट का बहुत शौक़ है और मैंने उसकी इस कोशिश में पूरी कोशिश की है। अपनी मेहनत हद से ज़्यादा मैंने उसके साथ अपनी मेहनत की है, उसके साथ मिलके। 2014 में ऐसे वक्त गुजरता गया है। 2014 में से पहले मेरा सैलून, मैंने नौकरी के साथ साथ सैलून बनाया। सैलून मेरा चलता रहा। सैलून से मेरी जितनी इनकम आती थी मैं सारी बाबर आज़म को देती थी। बाबर आज़म के खाना पीना, कपड़ा, रहाइश, क्रिकेट के जितने एक्सपेंसेस सब मैं अफोर्ड करती रही हूँ। जब वो आउट ऑफ सिटी जाता था वहाँ के जितने एक्सपेंस थे PCB के अलावा वो भी मैं सब उसके अफोर्ड करती रही हूँ। 2014 में जैसे ही पाकिस्तानी टीम में उसका नाम आया, एकदम उसका रवैया थोड़ा सा मेरे से आस्ता आस्ता तब्दील होना शुरू हो गया था। मुझे नज़र भी आ रहा था, लेकिन मेरे हालात इस तरह के थे कि मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि बगावत मैंने भी की थी, बाबर ने भी की थी। फिर 2014 में बाबर आज़म ने मैंने फिर उसको इंसिस्ट किया कि हम लोग शादी करते। उसने कहा अभी शुरुआत है, थोड़ा वक्त गुजार लो, हम आस्ता आस्ता और मज़ीद अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने हालात बेहतर कर लें, हम शादी कर लेंगे। वक्त गुजरता गया। 2016 में आई वॉज प्रेग्नेंट इन 20 वीक्स। जब मैंने बाबर को बताया, उसका ये खबर सुन के एकदम रवैया इतना अजीब हो गया मेरे साथ, जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया। मुझे मारा पीटा, काफ़ी मुझे इंसिस्ट किया और मैं उस वक्त बेबस थी बिकॉज मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था। तो बाबर आज़म ने मैं आखिर उसकी इस बात में मैं हामी भर ली। वो मुझे बेगम कोर्ट पे एक इट वॉज वेरी कंजस्टेड प्लेस जहाँ पे वो मुझे ले गया इस्तिकाते हमल के लिए। उसमें मुलव्वस उसके 2 दोस्त भी थे, एक कज़न था और उसका छोटा भाई भी था, सफ़ीर आज़म, अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर। ही इज़ अ आई विटनेस। वो हमेशा 4 से 5 साल तक, जब तक मैं बाहर रही हूँ, उस्मान कादिर वहाँ पर आते रहे हैं। और उनके एक और नेट प्लेयर थे, जब ये NCA में ड्यूरिंग द क्रिकेट टाइम जो प्रैक्टिस करते थे उसमें नवीद नाम का एक लड़का भी था, वो इस में भी शुमार थे। इन लोगों ने मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे इस्तिकाते हमल करवाया और मुझे यही यकीन दिलाया कि कोई बात नहीं, आप सब्र कर लो, हम जल्दी शादी करेंगे। अब सिचुएशन ऐसी थी कि मैं थोड़ी ठीक हो गई थी,
بابر نے مجھے انسسٹ کیا کہ آپ اپنے گھر چلی جاؤ اور صلح کر لو، کیونکہ میں پاکستان میں بہت کم ہوتا ہوں، تم یہاں پہ اکیلی ہوتی ہو، تو آپ اپنے گھر. میں نے کسی نہ کسی طرح اپنی صلح کر لی بابر سے، اپنے گھر والوں کے، بابر کے کہنے پر. جب میں نے صلح کی ہے میں اپنے گھر گئی ہوں. بابر کا رویہ دن بدن جیسے جیسے وہ عروج پہ آ رہا تو اس کی حوث بھی اتنی بڑھتی جا رہی تھی. وہ میرے ساتھ وہ تعلقات بناتا رہا جو نہ ہمارا کوئی قانون اس چیز کی اجازت دیتا اور نہ ہی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے. اب وہ اس پرپس کے بعد وہ پھر دوبارہ میرے ساتھ وہی سب کچھ کرتا رہا. میں اپنے گھر ہوتی تھی، گھر سے مجھے بائبل لاتا تھا، مختلف ہوٹلوں میں مختلف پلیسز پہ لے کے جا کر میرے ساتھ جو بھی سب کچھ کرتا رہا ہے. جب یہ سب حالات میرے چلتے رہے ہیں 2017 میں آخر کار اس نے اتنی مرتبہ مجھے مارا پیٹا، اور مجھے کئی مرتبہ اس دوران اس نے انکاری بھی شادی سے کی ہے. میں نے اس دوران جو میری ہاسپٹل میں بابر اعظم مجھے لے کے جاتا رہا ہے ایز اے بین وائف، مجھے چیک اپ کرواتا رہا ہے. یہاں پہ اس کی پراپر میرے پاس ایویڈنس موجود ہے. جس کی یہ سب وہ ایویڈنس ہیں جس پہ مینشن ہے کہ بابر اعظم مجھے اس ہاسپٹل میں لے کے جاتا رہا کیونکہ میرا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا اور وہاں پہ بابر اعظم کی آئیڈینٹی لگتی رہی تھی. ٹھیک ہے، یہ اس چیز کے ایویڈنس ہے. یہ مجھے وہاں پر لے کے جاتا رہا ہے، سب کچھ کرتا رہا. بالآخر میں نے تنگ آ کے 2017 میں پولیس رپورٹ کی بابر کے خلاف، جس کے پرپس میں اس کے فیملیز یہ سب آئے ہیں. ادھر جب ہمارے جو آفیسر تھے جنہوں نے ہمیں دیکھا تھا، اس آفیسر نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ بابر کو یہاں پہ پیش کریں. بابر پیش نہیں ہوا، لیکن اسی رات سیم نائٹ بابر نے، جو آفیسر موجود تھے ان کے سامنے، ہمارا مشروط صلح نامہ پہ اس نے مجھ سے دستخط کروائے. اور اس وقت 2017 میں جو میں نے پولیس کمپلین کی تھی بابر کے اگینسٹ، بابر کی وہ اگینسٹ نصیر آباد میں فیڈیکس آفس میں درج ہے اپلیکیشن. ایک منٹ، وہ موجود ہے. اور اس کے بعد بابر نے 2017 میں باہر کے ملک کسی میں جانا تھا کھیلنے کے لیے. 2017 میں جب کمپلین کے بعد بابر نے جانا تھا اور ہمارے یہاں پہ آئی تھنک کوئی PSL بھی ہو رہے تھے، تو میں نے بابر سے صلح صرف اس وجوہات پہ کی تھی کہ بابر مجھ سے شادی کرے گا. اور بابر نے مجھے خود اس چیز کا یقین دلایا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا. پھر آخر کار 2017 میں اس نے سڈنلی اپنا نمبر چینج کیا. وہ نمبر بھی اس کا PCB میں اس کے آفیشیل رجسٹرڈ ہے، اور جو اس کا اس وقت موجود نمبر ہے وہ بھی اس کا آفیشیل نمبر میرے پاس موجود ہے، جس پہ مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے، مجھے میسیجز کرتا تھا. اور پھر اس کے بعد اس طرح وقت گزرتا گیا. تکلیف جو تھی میں نے برداشت کی. 3 سال سے مزید میں بابر اعظم کی اس حوث کا نشانہ بن رہی ہوں. اب اس نے آ کر مجھے صاف انکار کر دیا کہ نہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے، نہ میں تم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی تم میرا کچھ بگاڑ سکتی ہو. وہ اپنی اس پاور کو غلط استعمال کر رہا ہے. 10 سال اس نے مجھے اتنے برے طریقے سے ذلیل و خوار کیا، حوث کا نشانہ بنایا. آج وہ بالکل انکاری پہ آ گیا ہوا ہے، بالکل. کیونکہ آج سے 10